हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। जब आप क्लास 10th में जाते हो तो आप बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होते हो, लेकिन इन बोर्ड एग्जाम्स के पहले आपके होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हम आज के इस सेशन में और हमारे कुछ अपकमिंग सेशंस में हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर कि आज के इस सेशन में हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करेंगे, बल्कि उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के सवाल बनते हैं आपके वाइवा में, उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे डिस्कस। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट के ऊपर। चलो, तो अब हम आ चुके हैं कहाँ? अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल के ऊपर। भाई, प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने के पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास उस प्रैक्टिकल का एक एम होना चाहिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने हर सेशन का एक टारगेट सेट करते हैं ना, वैसे ही जब आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जाते हो तो आपके पास उस प्रैक्टिकल का क्या होना चाहिए? एक टारगेट होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि भाई आप उस प्रैक्टिकल में एग्जैक्टली करने क्या वाले हो। तो एम क्या है आपके पास फर्स्ट प्रैक्टिकल का? कि फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर एंड और यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी कि हुआ क्या, आपके पास कुछ सैंपल्स दिए गए हैं, आप गए हो अपनी स्कूल्स की केमिस्ट्री लैब में। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में गए तो आपको आपकी टीचर ने जो है ना इतने सारे सैंपल्स दे दिए, और इन सैंपल्स को देने के बाद उन्होंने आपसे बोला कि देखो, जो भी आपको सैंपल्स प्रोवाइड किए गए हैं ना, उन सैंपल्स की अब आप रिस्पेक्टिव पीएच वैल्यूज़ निकाल लो। और कैसे निकाल लो? बाय यूजिंग पीएच पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो एक बार ज़रा हम अपने सैंपल सोल्यूशंस को देख लेते हैं कि हमें किन किन सैंपल सोल्यूशन के पीएच वैल्यूज़ निकालने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड वी हैव डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, थर्ड है हमारे पास डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड सोल्यूशन, या आप इसको एसिटिक एसिड सोल्यूशन भी बोल सकते हो, फोर्थ है हमारे पास लेमन जूस, फिफ्थ है वाटर, और सिक्स्थ है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसको डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। भाई ये और कुछ नहीं है, ये है हमारा प्यारा बेकिंग सोडा। ठीक है, मतलब बेकिंग सोडा का हमने क्या लिया है, एक एक्वस सोल्यूशन लिया है, पानी में हमने बेकिंग सोडा को हमने घोल दिया है बस। तो वो क्या बन गया है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो ये सारे आपको सैंपल्स दिए गए हैं और इन सभी सैंपल्स की आपको क्या करनी है, इनकी रिस्पेक्टिव पीएच वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये पीएच वैल्यू होती क्या है, ये पीएच एग्जैक्टली है क्या? तो याद करो, जब हम एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे उन सेशंस में मैंने आपको बताया था कि पीएच है क्या। तो बेसिकली पीएच एक स्केल होती है विच इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ गिवन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि पीएच क्या है, एक ऐसी स्केल है जिसको कि हम यूज़ करते हैं। आसान शब्दों में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि पीएच क्या है, एक ऐसी स्केल है जिसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, गिवन एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी को स्पेसिफाई करने के लिए। मतलब क्या है, और आसान शब्दों में सुन लो कि जो पीएच है वो हमें बताता है कि गिवन एक्वस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। आई बात समझ में? तो पीएच क्या है, बेसिकली एक ऐसी स्केल है जो कि हमें ये बताता है कि गिवन एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, फिर न्यूट्रल है। आई बात समझ? लेकिन अब मुद्दा ये है कि चलो पीएच वैल्यू जहाँ हमको पता चली किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की, तो उस पीएच वैल्यू से हम ये हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ, ये जो गिवन सॉल्यूशन है
ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। लेकिन अब मुद्दा यह है कि आखिर इस पीएच वैल्यू को हम निकालें कैसे। तो पीएच वैल्यू को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि गिवन सोल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। कैसे? तो उन सब्सटेंसेस के पास, उन इंडिकेटर्स के पास ऐसा क्या होता है? तो भाई उन इंडिकेटर्स के पास ना उनका एक कलर हो सकता है या एक आप बोल सकते हो कि ओडर हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं कि गिवन सोल्यूशन का नेचर कैसा है। कैसे इंडिकेट करते हैं? तो अपने कलर को चेंज करके या अपनी ओडर को चेंज करके। अगर मैं कलर वाले इंडिकेटर्स की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थलीन हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके पास क्या है, ब्लू लिटमस है, तो जो ब्लू लिटमस है वो एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर इम्पार्ट करेगा? रेड। तो ये जो ब्लू लिटमस का कलर चेंज हुआ है किसमें? रेड में। तो ये चेंज इन कलर हमें क्या बता रहा है भाई? अगर ब्लू लिटमस चेंज हो रहा है किसमें? रेड कलर में, तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो गिवन सोल्यूशन है आपका वो कैसा है? एसिडिक है। वहीं अगर आपके पास क्या है? रेड लिटमस है, और रेड लिटमस किसी सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने के कारण किस में चेंज हो गया है? ब्लू कलर में चेंज हो गया है। आई बात समझ में? आपके पास रेड लिटमस है और वो एक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने के कारण वो ब्लू कलर में चेंज हो गया है। तो ये जो चेंज इन कलर हो रहा है, रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये हमें क्या बता रहा है कि गिवन सोल्यूशन कैसा है? बेसिक है नेचर में। आई बात समझ में? जैसे फिनोल्फ्थलीन है, फिनोल्फ्थलीन हम बोलते हैं कि वैसे तो उसका कलर कैसा होता है? कलरलेस ही है ना। न्यूट्रल सोल्यूशन में भी कलरलेस ही होगा, एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस होगा, लेकिन जहाँ बेसिक मीडियम आया वहाँ फिनोल्फ्थलीन का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा सा पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? कलर वाले इंडिकेटर्स हो गए। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन आप बोल सकते हो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, वही हमारे पास क्या होता है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसको कि कैसे बनाया जाता है? नंबर ऑफ कॉमन इंडिकेटर्स को कंबाइन करके। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है कई सारे कॉमन इंडिकेटर्स का। तो कई सारे कॉमन इंडिकेटर्स को मिक्स करके क्या बना दिया जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया जाता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हमें बताता है कि गिवन एक्वस सोल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। कैसे बताता है? तो कलर चेंज कर करके। फिर इसके बाद में आप बोलोगे कि मैम ये पीएच पेपर क्या होता है? तो पीएच पेपर और कुछ नहीं भाई, पेपर की एक स्ट्रिप ही होती है जिसको कि कोट किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब मैंने आपको समझा दिया, पीएच पेपर क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, और पीएच वैल्यू क्या होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। सैम्पल्स कौन कौन से दिए गए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो एम हमारा पूरा अच्छी तरीके से हमने अपने प्रैक्टिकल का डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद में क्या होता है? आपको सामान चाहिए होता है भाई। प्रैक्टिकल करोगे तो उसके लिए मटेरियल्स भी तो रिक्वायर्ड होंगे ना। कौन कौन से मटेरियल्स आपको चाहिए हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये सैम्पल्स ही चाहिए हैं, फिर पीएच पेपर चाहिए है, यूनिवर्सल इंडिकेटर चाहिए है, टेस्ट ट्यूब चाहिए है, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए है, ग्लास रॉड चाहिए है। इतना समझ में आया? तो कुल मिलाकर के आपके पास सभी जो सामान है प्रैक्टिकल का वो आपने इकट्ठा कर लिया है। अब इसके बाद में मुद्दा ये आता है कि मैम प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। देखो, हमें जो भी सैंपल्स दिए गए हैं उनकी हमें पीएच वैल्यूज़ निकालनी है। तो पीएच वैल्यूज़ हम दो तरीके से निकालने वाले हैं। एक हम यूज़ करेंगे पीएच पेपर का और दूसरा हम यूज़ करेंगे अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर को, है ना। तो दो तरीके से हम ये चीज़ें करने वाले हैं इस आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल को। कैसे? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब तो आपने ले ली है। अब उसमें आप क्या करोगे? जो भी आपके पास सैंपल्स है ना उनका 10 ml ले लेना है। यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में आप 10 ml डाइल्यूट HCl लोगे। इस वाले टेस्ट ट्यूब या आप बीकर भी ले सकते हो, इस वाले टेस्ट ट्यूब या बीकर में आप क्या लोगे? डाइल्यूट NaOH लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे। कितना? 10 ml। इसमें 10 ml एसिटिक एसिड, इसमें 10 ml लेमन जूस, इसमें 10 ml पानी और इसमें 10 ml क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का एक्वस सोल्यूशन।
ठीक है, क्वांटिटीज हमने सबकी बराबर ली है, 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे हमने सैंपल्स की क्वांटिटी बराबर ली है ना, अब सिमिलरली हम हर एक बीकर में, या बोल सकते हो कि हर एक टेस्ट ट्यूब में, अब हम डालने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की 3 ड्रॉप्स, इसमें भी 3 ड्रॉप्स, इसमें भी 3 ड्रॉप्स, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि हमने सभी सैंपल्स की जो क्वांटिटी है वो बराबर ली हुई है। बराबर ले लेना, ऐसा मत करना कि एक ले लिया आपने 5 ml, दूसरा आपने ले लिया 10 ml, नहीं, क्वांटिटीज़ जो है ना आप बराबर रखिएगा सभी अपने सैंपल्स की। और इसके बाद में जो इन सैंपल्स में आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल रहे हो उसकी क्वांटिटी भी बराबर रखना। ये नहीं करना कि यहाँ पे 4 ml डाल दिया, यहाँ पे 2 बूंद डाल दी। 3 ड्रॉप्स जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर की आप क्या करोगे, अपने सभी सैंपल्स में डाल दोगे। आई बात समझ में? फिर इसके बाद में जैसे ही आप यूनिवर्सल इंडिकेटर्स डालोगे अपने गिवन रिस्पेक्टिव सैंपल्स में, कलर जो है ना वो चेंज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और जो भी कलर चेंज हो रहा है, अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, जो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ किया है वो आपने बताया है कि वो क्या करेगा, अलग अलग सोल्यूशन में अलग अलग कलर जो है ना इम्पार्ट करेगा। लेकिन अब मुद्दा ये है कि हमें कलर तो मिल गए हैं, लेकिन अब इस कलर को हम जज कैसे करें कि अगर हमारा रेड कलर आया है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, तो वो रेड कलर हमें क्या बता रहा है। अगर ग्रीन कलर आया है यूनिवर्सल इंडिकेटर का किसी सोल्यूशन में, इनमें से किसी सोल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा आया है, ग्रीन आया है, तो ये ग्रीन कलर हमें क्या बताएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो बॉटल होती है उसके पीछे जो है ना आपको ऐसा एक कलर चार्ट दिया जाता है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की ही बॉटल है। तो जब आप केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाओगे ना, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर दे दिया है, इंडिकेटर की ऐसी बॉटल भी रहती है लैब में, और उस बॉटल में कुछ इस तरीके से क्या दिया जाता है, कलर का एक चार्ट दिया रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे होंगे, और एक कलर क्या पीएच वैल्यू बता रहा है वो भी दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो रेड कलर है, रेड क्या बहुत ही डार्क मरून कलर है, ये क्या बता रहा है, पीएच, किस पीएच को इंडिकेट कर रहा है, 0। ये जो रेड कलर है ये तो मरून हो गया, ये जो रेड कलर है ये वाला, ये कौन सी पीएच वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, 1। ये जो ऑरेंज सा कलर है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पीएच वैल्यू 2। अगर मैं बात करूं इस वाले कलर की, ठीक है ना, ग्रीन कलर की, तो ये पीएच, ग्रीन कलर, ये पीएच वैल्यू क्या बता रहा है, 7। तो कुछ इस तरीके से आपके पास रेफरेंस के लिए ये कलर चार्ट दिया रहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर की बॉटल में। इतना समझ में आया? अब इसके बाद में हमें सिर्फ यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना है, हमें तो पीएच पेपर का भी यूज़ करना है ना। तो पीएच पेपर हम क्या करेंगे, देखो आपके पास सैंपल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सैंपल्स है ना आपके पास। तो आपने क्या करना है, 6 पीएच पेपर लेने हैं, ठीक है, और उनको जो है ना बिल्कुल एक सीक्वेंस में रख देना है। जैसे कि अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं तो देखो, आपने एक बोर्ड ले लेना है और इस बोर्ड में आपको पीएच पेपर रखना है सीक्वेंस में, कुछ इस तरीके से। कितने रखोगे, 6 रखोगे। 6 क्यों रखोगे, क्योंकि आपके पास सैंपल्स भी 6 हैं। तो हर एक पीएच पेपर से आप क्या करोगे, एक सैंपल का की जो पीएच वैल्यू है वो निकालोगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब इसके बाद में इन सैंपल, मतलब ये जो आपके पास पीएच पेपर आए हैं इनको आप रख दोगे। फिर इसके बाद में आपके पास जो भी, सपोज हमारे पास फर्स्ट सैंपल क्या है, डाइल्यूट HCl है। तो डाइल्यूट HCl में आप क्या करोगे, ग्लास रॉड को डिप करोगे, और डिप करने के बाद इस वाले पीएच पेपर पे ग्लास रॉड से डाइल्यूट HCl की 2 से 3 बूंद जो है यहाँ पे डाल दोगे। आई बात समझ में? या आप ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हो। कि आपने ड्रॉपर लिया है, इसके बाद में आपका सेकेंड सैंपल क्या है, आपके पास सेकेंड सैंपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आपके पास सोल्यूशन आया है उसकी आपने कुछ बूंदें निकाली हैं ड्रॉपर से, और फिर इसके बाद में उसकी 2 से 3 बूंदें आप क्या करोगे, इस वाले पीएच पेपर पे डालोगे। और कुछ इस तरीके से आप अपनी पूरी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करोगे। कि इस वाले पीएच पेपर में आपने डाला है डाइल्यूट HCl, इसमें डाला है NaOH, इसमें आपने डाल दिया क्या, एसिटिक एसिड, इसमें आपने डाल दिया पानी, इसमें आपने डाल दिया क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन की कुछ बूंदें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, पूरी प्रोसेस को कंटिन्यू कर। अब इतना करने के बाद होगा क्या,
ये जो आपने अलग अलग पीएच पेपर लिए हैं ना, इन सभी पीएच पेपर्स पर अलग अलग कलर्स डेवलप होने वाले हैं। 1 मिनट के लिए आप इन सभी पीएच पेपर्स को छोड़ देना अनडिस्टर्ब्ड, और 1 मिनट बाद आकर के देखना। जब वापस आकर के देखोगे ना, तो आपको इन सभी पीएच पेपर्स पर ना अलग अलग कलर्स डेवलप्ड मिलेंगे। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया है ना कि पीएच पेपर होता क्या है। पेपर की ही तो एक स्ट्रिप होती है जिसमें कि हम उसको कोट करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। तो आपने जो भी सैम्पल सॉल्यूशंस लिए थे वो सभी एक दूसरे से अलग अलग थे ना। कहीं आपने लिया है डाइल्यूट HCl, कहीं आपने लिया है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, उसका एक्वस सोल्यूशन, कहीं आपने लिया है लेमन जूस, कहीं आपने लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन। तो जितने भी आपने सैम्पल सोल्यूशंस लिए थे वो सब अलग अलग थे ना। तो अब उन अलग अलग सैम्पल सोल्यूशंस के रिस्पेक्ट में इन पीएच पेपर्स पर क्या होने वाले हैं, अलग अलग कलर्स डेवलप होने वाले हैं। होने क्या वाले हैं? हो ही चुके हैं डेवलप कलर्स। तो अब मुद्दा ये है कि मैम कलर्स तो आ गए हैं पीएच पेपर के ऊपर, लेकिन अब मुद्दा ये है कि अब इन कलर्स से हम गिवन सैम्पल सॉल्यूशंस के रिस्पेक्टिव पीएच वैल्यूज़ को कैसे पता करें। तो आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको दिया जाता है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, तो उसकी जो बॉटल होती है उसके पीछे ये एक कलर का चार्ट लगा होता है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर की बॉटल में ऐसा कलर चार्ट दिया रहता है। वैसे ही जो आपके पास पीएच पेपर्स जो होते हैं, पीएच पेपर के साथ भी आपको एक ऐसा कलर चार्ट दिया रहता है। इसको हम पीएच स्केल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हम पीएच स्केल भी बोल सकते हैं। ये ऑलरेडी आपके पास होगी प्रैक्टिकल आपकी लेबोरेटरीज़ में होगी आपके पास। तो ऐसा नहीं कि घर से लेके आना पड़ेगा, नहीं, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे आपको सैम्पल्स दिए जा रहे हैं, आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर दिया जा रहा है, आपको जो है पीएच पेपर दिया जा रहा है, तो फिर आपको ये पीएच स्केल या ऐसे कलर चार्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब हुआ क्या? चलो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये वाला जो आपके पास पीएच पेपर है ना, इस पीएच पेपर में अब मुझे नहीं पता कि आपने उसमें कौन सा सोल्यूशन लिया था। बस मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इतना समझ में आया कि इस पीएच पेपर में जब आपने अपने सैम्पल सोल्यूशन को डाला, तो सैम्पल सोल्यूशन को डालने के बाद इस पीएच पेपर का जो कलर है, इस पीएच पेपर में जो कलर है वो कौन सा डेवलप हुआ है? ये वाला ग्रीन। अब इस वाले ग्रीन कलर को, पीएच पेपर के ग्रीन कलर को हम क्या करेंगे? इन सभी कलर्स के साथ मैच करवाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ अभी, ठीक है, कि आपके पास ये पीएच पेपर है। इस पीएच पेपर में आपने जो अपना सैंपल सोल्यूशन डाला था उसकी 2-3 बूंदें ड्रॉप्स डाली थी, जिसके कारण यहाँ पे ये वाला ग्रीन डेवलप हुआ है कलर। अब इस पीएच पेपर के ग्रीन कलर को हम क्या करेंगे? इन सभी कलर्स के साथ में मैच करवा करके देखेंगे। जब हमने मैच करवाया तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये पीएच पेपर का जो ग्रीन कलर है ना, वो तो इस वाले ग्रीन कलर के साथ क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। आई बात समझ में कि ये जो पीएच पेपर का जो ग्रीन कलर है वो इस वाले ग्रीन कलर के साथ, इस कलर चार्ट में जो ये वाला ग्रीन कलर है ना, इसके साथ में मैच कर रहा है। अब ये जो कलर है, ये कलर कौन सा स्पेसिफिक पीएच वैल्यू डिनोट कर रहा है? ये वाला कलर हमारे कलर चार्ट में, पीएच स्केल में कौन सी स्पेसिफिक पीएच वैल्यू को डिनोट कर रहा है? 5। इसका मतलब क्या कि ये जो भी आपने सैंपल सोल्यूशन लिया था इस पीएच पेपर के ऊपर, उस सैंपल सोल्यूशन का जो पीएच है वो कितना है? 5 है। खत्म बात, कुछ करना है ही नहीं। इतने सारी चीज़ें देखने के बाद लगेगा कि बाप रे कितना मुश्किल होने वाला एक्सपेरिमेंट, जबकि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सब कुछ आपके सामने है, बस आपको करना है और मैच द फॉलोइंग करनी है। आपको बस कलर्स जो है ना मैच करने हैं। अब सपोज आपके पास आप बोल सकते हो कि जो दूसरा आपने पीएच पेपर लिया है, उस दूसरे पीएच पेपर में जो कलर है वो ये वाला डेवलप हुआ है। अब आप क्या करोगे? इस वाले कलर को इन सभी कलर्स के साथ क्या करोगे? मैच करोगे। सपोज ये वाला जो कलर है, पीएच पेपर का जो कलर है, वो इस वाले कलर के साथ क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। और ये वाला कलर कौन सी स्पेसिफिक पीएच वैल्यू बता रहा है? 11। तो हर एक कलर यहाँ पे क्या कर रहा है, चाहे वो यूनिवर्सल इंडिकेटर की बॉटल में जो कलर चार्ट दिया है या चाहे वो ये वाला कलर चार्ट हो, तो हर एक कलर क्या कर रहा है यहाँ पे इस कलर चार्ट में? एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू को डिनोट कर रहा है।
तो हम बस कलर्स को मैच करते जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ करा कि ये वाला कलर इस वाले कलर से मैच कर रहा है, तो ये कलर इस कलर चार्ट में कौन सी पीएच वैल्यू को डिनोट कर रहा है 11, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे सैंपल सोल्यूशन लिया होगा उसका पीएच कितना होगा 11 होगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो अब इतना सब कुछ आपने कर ही लिया है तो क्यों ना हम एक अच्छी सी ऑब्जर्वेशन टेबल भी बना ही डालें। भाई आप जब अपना एक्सपेरिमेंट लिखोगे अपनी कॉपी में, तो ऑब्जर्वेशन भी तो लिखोगे ना कि हाँ हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, आपने एम लिख लिया, आपने मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख लिया, आपने थ्योरी लिख ली थोड़ी बहुत, एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर लिया, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी तो बताओ अपने टीचर को कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे क्या, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ हम लेंगे कलर प्रोड्यूस्ड ऑन पीएच पेपर। अभी हम बात कर रहे हैं कि पीएच पेपर पे कैसा कलर प्रोड्यूस हुआ है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पीएच पेपर पर रेड कलर डेवलप हुआ है। कौन सा वाला रेड, ये वाला रेड। तो ये वाला रेड इस कलर चार्ट में कौन सी पीएच वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है 1, यानी कि जो आपने डाइल्यूट HCl लिया है उसका पीएच कितना हो जाएगा 1। और हम सबको पता है कि 7 से कम जब पीएच वैल्यू होती है तो वो सोल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक। 7 अगर पीएच वैल्यू है तो वो सोल्यूशन क्या हुआ, न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा अगर पीएच वैल्यू है किसी सोल्यूशन की तो फिर वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा नेचर में। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पीएच पेपर में कलर कौन सा आया, रेड से हमें क्या समझ में आया कि पीएच हो गया 1, पीएच 1 है इसका मतलब एसिडिक है नेचर में, डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन। फिर हमारे पास है क्या, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो इसका आप बोल सकते हो कि जो कलर है पीएच पेपर पे वो कितना आया है, पर्पल आया है। तो पर्पल कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, 14 पीएच। तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच है वो कितना हो जाएगा, 14 मतलब कि बेसिक, 7 से ज़्यादा मतलब क्या, बेसिक। तीसरा क्या है, डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड। डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड का जो कलर है पीएच पेपर पे वो कितना आया है, येलो आया है। कितना आया है, येलो आया है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो येलो कलर है वो कौन से पीएच वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, 3 को, यानी कि डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड का जो पीएच है वो कितना हो जाएगा, 6 नहीं, करेक्शन करिएगा, यहाँ पे होगा 3। ठीक है, तो डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड सोल्यूशन का जो पीएच है वो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि कलर कितना आया है, कितना प्रोड्यूस हुआ है पीएच पेपर पे, येलो। तो येलो मतलब क्या, पीएच 3। तो पीएच 3 मतलब क्या, 7 से कम, एसिडिक। फिर इसके बाद में लेमन जूस का जो कलर है पीएच पेपर पे वो कितना आया है, ऑरेंज आया है। पेपर पे कितना आया है कलर, ऑरेंज आया है। और ऑरेंज कलर कौन से पीएच वैल्यू को डिनोट कर रहा है, 2, यानी कि लेमन जूस का जो पीएच है वो कितना हो जाएगा 2, यानी कि एसिडिक, 7 से कम। फिर आपके पास है पानी को जब हमने पीएच पेपर पे डाला तो पीएच पेपर पे कौन सा कलर आया है, ग्रीन आया है। ठीक है ना, कौन सा कलर आया है, ग्रीन आया है। तो ग्रीन आप बोल सकते हो कि कलर कौन सी पीएच वैल्यू को इंडिकेट करता है, 7, यानी कि पानी का पीएच कितना हो जाएगा 7, यानी कि न्यूट्रल। लास्ट क्या है, सोडियम, डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन। इसको जब हमने पीएच पेपर पे डाला तो इसका कलर कितना आया, ब्लू आया। टू बी मोर स्पेसिफिक आप यहाँ पे लिखेंगे लाइट ब्लू आया। क्या आया, लाइट ब्लू। अब लाइट ब्लू आप बोल सकते हो कि कौन सी पीएच वैल्यू को इंडिकेट करता है, 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्शन है, 3 की जगह पे यहाँ पे 9 लिख लीजिएगा। तो पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन की, 9 यानी कि 7 से ज़्यादा, यानी कि नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। अब जो आपके ऑब्जर्वेशन पीएच पेपर पे आए हैं ना, वही ऑब्जर्वेशन टेबल किस पे बनने वाली है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ भी बनने वाली है। लेकिन हाँ, करेक्शंस आप करते जाइएगा। इथेनॉइक एसिड में पीएच हो जाएगा 3, सोडियम बाइकार्बोनेट में हो जाएगा 9। ये करेक्शंस कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, उसका टारगेट लिखोगे, एम लिखोगे, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखोगे, थ्योरी लिखोगे, प्रोसीजर करोगे, है ना, परफॉर्म करोगे, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल लिखोगे, और फिर फाइनली क्या करोगे, रिजल्ट लिख दोगे। अब इतना होने के बाद में आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक और जो भी आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपके पास 6 सैम्पल सोल्यूशन है, तो हर एक सैम्पल सोल्यूशन को आप एक टेस्ट ट्यूब में जो है ना डालोगे, तो टोटल आपके पास 6 सैम्पल सोल्यूशन की 6 टेस्ट ट्यूब हो जाएंगी। सिमिलरली आपने ये एक्सपेरिमेंट पीएच पेपर के साथ भी किया है, तो 6 सैम्पल सोल्यूशन के 6 पीएच पेपर भी हो जाएंगे। तो 6 के 6 सैम्पल, मतलब अपने सैम्पल सोल्यूशन के आप बोल सकते हो कि टेस्ट ट्यूब और पीएच पेपर्स आप क्या करोगे, जा करके
अपने टीचर को दिखा दोगे कि देखो हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और ये इसका रिजल्ट आया है। उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद में बारी आएगी किसकी, वाइवा की। तो वाइवा में आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, चलो देखते हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो यही होगा कि आपके एक्सपेरिमेंट का, आपके प्रैक्टिकल का एम क्या है, कि बस आपने उठा करके आपके दोस्त कर रहे थे तो आपने भी क्या करा, बस कर लिया, आपको पता ही नहीं कि आपने करा क्या है। तो आप बोलोगे कि भाई हमें सैम्पल सोल्यूशंस दिए गए थे और उन सैम्पल सोल्यूशंस के हमको pH वैल्यूज निकालनी थी। सो द एम ऑफ माई एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन द pH ऑफ सम सैम्पल सोल्यूशंस। जो भी हमको 6 सैम्पल सोल्यूशंस दिए गए हैं उनकी हमने क्या निकालनी है, pH वैल्यूज निकालनी है। यही था क्या हमारे प्रैक्टिकल का टारगेट या एम। फिर क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय pH। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि pH का मतलब क्या होता है। pH एक स्केल है जिसको कि विच इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ गिवन एक्वस सोल्यूशन। ये गिवन एक्वस सोल्यूशन एसिडिक है नेचर में, बेसिक है नेचर में, या न्यूट्रल है नेचर में। तो इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, pH को यूज़ करते हैं। तो pH क्या है, बेसिकली एक स्केल है, ये एक मेजर है ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ अ सैम्पल। आप खुद ही सोचो ना, अगर मैंने बोला है कि जो हमारे पास HCl सोल्यूशन था, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन था, उसका pH कितना है, 1 आया है, तो ये 1 pH क्या बताएगा, 7 से कम होगा तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा हुआ तो बेसिक, 7 हुआ तो न्यूट्रल। अगर pH 1 आया यानी कि 7 से कम, तो 1 pH क्या बताएगा कि नेचर कैसा होगा, सोल्यूशन का एसिडिक होगा। अगर किसी सोल्यूशन का pH कितना आया है, 14, 7 से ज़्यादा 14 मतलब क्या, नेचर क्या होगा, बेसिक। अगर pH कितना आया है, 7 पानी का, तो 7 pH क्या बताएगा कि पानी कैसा है, न्यूट्रल है। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि pH वैल्यू जो है किसी भी गिवन सोल्यूशन की, वो हमें ये बताती है कि गिवन सोल्यूशन, गिवन एक्वस सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, आखिर है क्या, उस सोल्यूशन का नेचर क्या है। सो pH इज अ मेजर ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ अ सैंपल। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन pH। अब pH को डिफाइन करने की बारी आ जाती है। देखो ऐसा है कि pH में जो P है ना, इट स्टैंड्स फॉर पोटेंस, और पोटेंस क्या है, बेसिकली एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पावर। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम एक सोल्यूशन का pH निकाल रहे हैं, तो हम pH एग्जैक्टली कैसे निकाल रहे हैं कि हम उस गिवन एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयंस की जो पावर है ना, वो निकाल रहे हैं। आई बात समझ में। pH में जो P है वो कहाँ से लिया गया है, पोटेंस वर्ड से लिया गया है। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पावर। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम गिवन सोल्यूशन का pH निकाल रहे हैं, तो pH हम कैसे निकाल रहे हैं, उस गिवन एक्वस सोल्यूशन में हम हाइड्रोजन आयंस का क्या निकाल रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो इसीलिए pH को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, pH इज इक्वल्स टू माइनस लोगैरिथम टू द बेस 10 ब्रैकेट में H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन। ये क्या होता है, pH का फॉर्मूला ही होता है कि pH इज इक्वल्स टू माइनस लोगैरिथम टू द बेस 10 ब्रैकेट में H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ले रहे हैं H पॉजिटिव आयंस का, वो किस में ले रहे हैं, मोल्स पर लीटर में ले रहे हैं। यानी कि pH क्या है कि गिवन एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कितना है इन मोल्स पर लीटर। यही क्या है, pH है। ऐसे ही डिफाइन करोगे pH को। pH है क्या, एक स्केल है, एक मेजर है जिसको हम यूज करते हैं किसी गिवन सोल्यूशन के एसिडिटी या बेसिसिटी को स्पेसिफाई करने के लिए। pH को डिफाइन कैसे करोगे, सो इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। कि गिवन सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन है, जो पावर है, वो कितनी है इन मोल्स पर लीटर। pH में जो P है वो कहाँ से लिया गया है, एक जर्मन वर्ड पोटेंस से, जिसका मतलब क्या है, पावर। कि भाई गिवन सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का पावर कितना है। आई बात समझ में। कभी कभी हम सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है उसको मेजर नहीं करते हैं, इनफैक्ट हम हाइड्रोनियम आयंस का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। तो हम सबको पता है, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोनियम आयंस कैसे बनते हैं, जब H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस पानी के साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं। तो pH का एक फॉर्मूला आप ये भी देख सकते हो कि माइनस
लोगैरिथम टू द बेस 10, यहाँ पे आ जाएगा क्या, हाइड्रोनियम आयंस का कंसंट्रेशन। ये भी आपको पीएच का फॉर्मूला दिखाई देता होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं एसिड की, तो हम सबको पता है कि एसिड पानी में जाके क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस फर्निश करते हैं। तो अगर हमें किसी एसिडिक सोल्यूशन का पीएच निकालना होगा तो उस सोल्यूशन में हम H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोनियम आयंस का क्या करेंगे, कंसंट्रेशन निकालेंगे। और हमको ये भी पता है कि जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में जाकर के अपने एक्वस सोल्यूशन में जाकर के हाइड्रोक्साइड आयंस फर्निश करते हैं। तो बेसिस के लिए बेसिक सोल्यूशन के लिए पीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस के कंसंट्रेशन को आप बोल सकते हो कि फाइंड आउट करेंगे। आई बात समझ में? तो एसिडिक सोल्यूशन में आप बोल सकते हो कि हमें मतलब है H पॉजिटिव आयंस और आप बोल सकते हो कि हाइड्रोनियम आयंस के कंसंट्रेशन से, और बेसिक सोल्यूशन में हमें मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयंस के कंसंट्रेशन से इन मोल्स पर लीटर। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि गिवन सोल्यूशन में, एग्जांपल है, अगर मैं बोलूं कि गिवन सोल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन है वो कितना है, 10 टू द पावर -3 है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि गिवन सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है इन मोल्स पर लीटर कितना है, 10 टू द पावर -3 है। तो फिर ऐसे सोल्यूशन का पीएच आप कैसे निकालोगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करके, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आई गेस हमारे एमसीक्यू के सेशन में, कि pH इज इक्वल्स टू -log टू द बेस 10, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 10 टू द पावर -3। लॉग में आप बोल सकते हो कि ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगी, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा pH इज इक्वल्स टू 3 log, अरे ये क्या हुआ, log 10 टू द बेस 10। और हम सबको पता है कि log 10 टू द बेस 10 कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, pH इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि हाइड्रोजन आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन था मोल्स पर लीटर वो कितना था, 10 टू द पावर -3 था। ऐसे सोल्यूशन का जो पीएच है वो कितना हमने निकाला है, 3 निकाला है। कैसे निकाला है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी मिल सकता है पीएच का, ये वाला भी मिल सकता है। कभी कभी हम सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन नहीं मेजर करते हैं, कभी कभी हम हाइड्रोनियम आयंस का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना कि जो H पॉजिटिव आयंस है वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, पानी के साथ में कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं। तो जितने हाइड्रोनियम आयंस है इसका मतलब क्या, कि उतने ही हाइड्रोजन आयंस पानी के साथ कंबाइन हुए हैं। बेसिक सोल्यूशन में हम हाइड्रोक्साइड आयंस को कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन निकालते हैं, एसिडिक में इन दोनों का, ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो चुका है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि व्हाट इज द पीएच ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन। एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि एक एसिडिक सोल्यूशन का पीएच क्या होता है। अब आपको तो नहीं पता कि वो कौन से एग्जैक्टली एसिडिक सोल्यूशन की बात हो रही है, HCl की बात हो रही है, एसिटिक एसिड की बात हो रही है, ठीक है, H2SO4 की बात हो रही है। आखिर आपको नहीं पता है कि कौन से एसिड की बात हो रही है, तो आप कोई एक स्पेसिफिक पीएच नहीं बता सकते हो। लेकिन आपको ये पता है, या आपको सिखाया गया है कि एसिडिक सोल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से कम होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पीएच ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन, आप बोल दोगे कि भाई 7 से कम, लेस देन 7, खत्म बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन विथ H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -9। इज द सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी एक एग्जांपल बताया था कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है इन मोल्स पर लीटर कितना है, 10 टू द पावर -3 है, उसका पीएच निकालो। वैसे ही अब आपको आपका जो टीचर है उन्होंने आपसे पूछा है कि भाई एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कि जो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन है वो कितना है, 10 टू द पावर -9 है। अब ऐसे सोल्यूशन में आपको क्या करना है, ऐसे सोल्यूशन का आपने क्या करना है, पीएच वैल्यू बतानी है, और आपको ये भी बताना है कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। भाई एक बार अगर आपको पीएच वैल्यू पता चल जाएगी ना, तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल आप सब बता डालोगे। तो अब आप क्या करोगे, पीएच निकालोगे। पीएच का फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया कि pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इतनी वैल्यू लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू pH is equals to -log to the base 10 to the power -9।
लॉग में आप बोल सकते हो कि ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आएगी, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 9 log 10 टू द बेस 10, ये पूरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि pH वैल्यू कितनी आ जाएगी, pH वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। तो सिंस pH कितना आया है, 9 आया है गिवन सोल्यूशन का, और 9 हमको पता है कि 7 से ज़्यादा अगर किसी भी सोल्यूशन की pH वैल्यू आएगी तो फिर वो क्या होगा, वो बेसिक होगा। तो आपके पास जो गिवन सोल्यूशन है, पहली बात तो उसका pH कितना आया है, 9 आया है, और दूसरी बात क्या, वो क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। What happens to the pH of pure water if a small amount of acid is added to it? अगर हमने प्योर वाटर में थोड़ा सा क्या कर दिया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दिया है, तो फिर उस प्योर वाटर के पीएच पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। भाई हम सबको पता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एसिड जो है वो पानी में जा करके अपने H पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, फर्निश करते हैं। तो अगर आप प्योर वाटर में क्या करोगे, थोड़ा सा एसिड डाल दोगे, भले आपने स्मॉल अमाउंट में डाला है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को ऐड करने के बाद भी प्योर वाटर में H पॉजिटिव आयंस तो आ ही जाएंगे, और इन H पॉजिटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को ही हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, मेजर करके pH निकालेंगे। तो pH क्या आएगा, pH आप बोल सकते हो कि प्योर वाटर का अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा भाई, H पॉजिटिव आयंस देखो ऐसा है, जितना स्ट्रॉन्ग होता है एसिड उतना ही जो उसकी जो pH वैल्यू है वो कितनी होती है, 7 से कम होती जाती है। भाई पानी अगर आपने लिया, आपने प्योर वाटर लिया है, तो उसका जो pH वैल्यू वो तो कितनी होगी, 7 हो जाएगी। अगर आपके पास एक बेसिक सोल्यूशन है, भले ही वो माइल्ड बेसिक सोल्यूशन क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो pH वैल्यू होगी वो 7 से ज़्यादा ही होगी। अब आपके पास सपोज जो प्योर वाटर था उसमें जो उसकी जो pH वैल्यू है वो कितनी थी, 7 थी, लेकिन अब आपने क्या करा, उसमें एसिड डाल दिया। तो थोड़ा बहुत ही एसिड डाला है, लेकिन डाला तो है ना, यानी कि अब वो क्या बन चुका है, एक एसिडिक सोल्यूशन बन चुका है। तो अगर एसिडिक सोल्यूशन बन चुका है, इसका मतलब क्या कि अब जो उसकी pH वैल्यू होगी वो 7 से नीचे गिरेगी, क्योंकि 7 पे तो क्या था, न्यूट्रल प्योर वाटर था। और अगर अब वो क्या बन गया है, एसिड के एडिशन के बाद में एसिडिक सोल्यूशन बना है, तो अब उसकी जो pH वैल्यू है वो 7 से कम हो जाएगी, यानी कि pH वैल्यू, द pH becomes less than 7 as the hydrogen ions concentration increases। कि पानी में हमने एसिड डाला है, तो एसिड क्या करेगा, अपने H पॉजिटिव आयंस को फर्निश करेगा, हाइड्रोजन आयंस को फर्निश करेगा, जिसके कारण उस सोल्यूशन में, अब उस एसिडिक सोल्यूशन में अब हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा। और अगर वो इंक्रीज होगा तो pH वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। जितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन होगा उतने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन होगा, उतनी ही pH वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या होगा कि फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस इन अ सोल्यूशन। अगर आपके पास एक न्यूट्रल सोल्यूशन है और आपसे पूछा गया है इसमें कि फिर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो कितना होगा, तो आप जवाब ये दोगे कि मैम सिंस फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा होता है, बराबर बराबर होता है, देयरफॉर उनका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर। कैसे भाई, न्यूट्रल सोल्यूशन में जो pH है वो कितना होता है, 7 होता है। जैसे कि हम कॉन्सेंट्रेशन से, हम H पॉजिटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन से pH निकालते हैं, वैसे ही pH वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि pH वैल्यू कितनी है किसी न्यूट्रल सोल्यूशन की, 7 है, तो उसमें H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 आ जाएगा इन मोल्स पर लीटर। और हमको ये भी पता है कि न्यूट्रल सोल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा होता है, बराबर बराबर होता है। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रल सोल्यूशन में वो कितना होगा, 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर। अगर आपको इस समय ये कन्वर्जन करते नहीं बन रहा है ना, तो आप जैसे ही न्यूट्रल सोल्यूशन आपने सवाल सुना कि भाई मैम पूछ रही है कि न्यूट्रल सोल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो कितना होगा, तो पहली बात तो उनको बोल देना कि मैम न्यूट्रल सोल्यूशन है तो pH तो कितना होगा, 7 होगा ही। इसके बाद में न्यूट्रल है सोल्यूशन तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। भले ही आप ये मत बताओ, लेकिन pH को स्पेसिफाई करके ये बोल देना कि ये बराबर होता है इसके, टीचर को थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन तो हो ही जाएगी कि हाँ चलो बच्चे को इतना तो आता ही है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। कलर चेंज करके, ऑर्डर चेंज करके किसी ना किसी तरीके से इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि भाई गिवन सोल्यूशन का जो नेचर है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या है कि नेम टू इंडिकेटर्स, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज। ज़रूरी नहीं कि यही बोलो, कुछ और भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ अ सोप सोल्यूशन। तो सोप सोल्यूशन है तो ऑब्वियस ही बात है बेसिक ही होगा नेचर में। अब हमको नहीं पता कि कौन से सोप के पीएच वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोप सोल्यूशन है वो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, और बेसिक चीज़ों का जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा ही होता है। तो आप बोल दोगे कि इट लाइज विद इन द बेसिक रीजन दैट इज ग्रेटर देन 7। आपको नहीं पता कि कौन से साबुन के सोल्यूशन की यहाँ पे पीएच की बात हो रही है, लेकिन आपको पता है कि बेसिक जो सोप सोल्यूशन है वो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, तो उसका जो पीएच है वो कैसा होगा, 7 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द रेन वाटर एंड व्हाई। अभी तक तो हम बात कर रहे थे किसकी, प्योर वाटर की। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमको हमारे टीचर ने पानी दिया था, तो इसका पीएच हमने कितना निकाला था, 7 निकाला था। लेकिन अब बोल रहे हैं कि रेन वाटर का पीएच कितना होता है, तो रेन वाटर का जो पीएच है वो लेस देन 7 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो, जब आसमान से बारिश होती है, पानी नीचे अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो उस समय आप बोल सकते हो कि ऊपर से जो पानी आ रहा है बादलों से वो तो साफ ही है, लेकिन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड्स होते हैं, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो उसकी एयर है, एयर में हम बोलेंगे कि कई तरह की क्या होती हैं, ऐसी हार्मफुल गैसेज प्रेजेंट होती हैं। अब जब बादलों से पानी नीचे गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ की जो आसपास की जो एयर है उसके थ्रू ही तो पानी आएगा ना। तो जब पानी आता है ना तो ये सभी की सभी गैसेस क्या होती हैं, जाकर के उस पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं और पानी के साथ मिलकर क्या बना लेती हैं, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब बताओ, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी प्रेजेंस में जो रेन वाटर है वो एसिडिक हो जाएगा, और अगर एसिडिक हो जाएगा रेन वाटर तो फिर उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम तो हो ही जाएगी ना। तो अगर आप प्योर वाटर की बात करते हो तो उसका पीएच डेफिनेटली 7 हो सकता है, न्यूट्रल वो हो जाएगा, लेकिन जो रेन वाटर है वो एसिडिक ही होता है, क्योंकि रेन वाटर जब आता है, मतलब प्योर रेन वाटर है तो बात अलग है, लेकिन रेन वाटर हम सबको पता है कि अर्थ सरफेस में आने के पहले इन सब चीज़ों से क्या हो जाता है, पल्यूट हो जाता है, जिसके कारण उसमें कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसी चीज़ें बन जाती हैं, जिसके कारण जो पीएच वैल्यू है इसकी नीचे गिर जाती है, 7 से कम हो जाती है, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ एसिडिक गैसेज लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर बेसिस। सब्सटेंसेज जो कि OH नेगेटिव आयंस फर्निश करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम कहते हैं बेसिस। ठीक है, चलो कड़वे होते हैं टेस्ट में, ये भी बता देना तो टीचर और खुश हो जाएगा। विच आउट ऑफ NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विल हैव हायर पीएच एंड वाई, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से आपको बताना है कि ज़्यादा पीएच किसका होगा और क्यों होगा। तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो अल्कली है, ये तो भर भर के क्या करेगा, अपने एक्वस सोल्यूशन में जाकर के OH नेगेटिव आयंस देगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो पीएच वैल्यू है वो किसकी ज़्यादा होगी, NaOH की होगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विल हैव अ हायर पीएच वैल्यू एज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, वेयर एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस। तो जितना स्ट्रॉन्ग, देखो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी, और अगर एसिड वीक है तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 के आसपास की होगी, 7 नहीं होगी लेकिन 7 के आसपास होगी। बेस का उल्टा है कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी पीएच वैल्यू 14 के आसपास होगी, उतनी ज़्यादा होगी, और जितना माइल्ड बेस होगा उसकी पीएच वैल्यू 7 के आसपास कहीं रहेगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया। चलिए अगला सवाल कि वाई इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड अ वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस क्यों है? सो इट इज़ अ वीक बेस बिकॉज इट आयोनाइजेस पार्शली इन सोल्यूशन। किसी भी एसिड या किसी भी बेस की जो स्ट्रेंथ है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमने बोला एसिड पानी में जाकर के अपने H पॉजिटिव आयंस फर्निश करता है। अब हमने क्या करा है, एसिड को पानी में डाला है,
डालने के बाद सपोज हमने एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स डाले थे पानी में और 10 में से केवल 2 ही मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आयंस में फर्निश हो रहे हैं, बाकी के जो 8 मॉलिक्यूल्स हैं वो बैठे हुए हैं पानी में जाकर के अपने H पॉजिटिव आयंस फर्निश कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या कि पानी में H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हैं तो लेकिन कम है। और अगर H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन पानी में कम है, एसिडिक सोल्यूशन में कम है, इसका मतलब क्या कि उसकी pH वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। pH वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो जो सोल्यूशन है, जो एसिडिक सोल्यूशन है, वो कैसा है, एसिडिक तो है लेकिन वीक एसिड है। वहीं अगर H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो बढ़िया जो pH वैल्यू है वो नीचे उतर आएगी, यानी कि वो एसिड क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कि भाई ये एक वीक बेस क्यों है, क्योंकि अभी अभी हमने डिक्लेयर किया था ये वाले क्वेश्चन में कि मैम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो pH है वो कैसा होगा, कम होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक है। तो ये वीक बेस क्यों है, क्योंकि इट आयोनाइजेस पार्शियली इन द सोल्यूशन। ये आयोनाइज तो होता है, मतलब बेस है तो ऑब्वियसली बात है पानी में जाकर के हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, लेकिन कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है कि अगर हमने 10 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो 10 में से 1, 2 या 3 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस में आयोनाइज होते हैं, बाकी नहीं हो रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द pH ऑफ फ्लूइड्स इन आवर स्टमक। स्टमक में जो फ्लूइड होता है उसमें pH क्या होता है, उसका pH क्या होता है, 2। वाई? क्योंकि पेट में गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट होते हैं और गैस्ट्रिक जूसेस में एक चीज़ क्या होती है, HCl। अभी अभी हमने HCl का निकाला था ना, आप बोल सकते हो कि pH, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि भाई स्टमक में जो फ्लूइड्स हैं उनका pH कितना होता है, 2। HCl के अलावा भी कुछ और जूसेस होते हैं पेट में। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि pH क्यों हो रहा है 2, क्योंकि ड्यू टू सेक्रीशन ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, चलिए अप्रॉक्सीमेट pH लेकर के चल रहे हैं, ये नहीं कि मैम एग्जैक्टली ये pH होना चाहिए। स्टमक में जो भी फ्लूइड्स हैं उनका अप्रॉक्सीमेट pH कितना होता है, 2। हाउ डू वी क्योर हाइपर एसिडिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि भूख लग रही, खाना नहीं खा रहे हैं, तो पेट का जो एसिड है वो बन बन के खौल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। तो भाई एसिड है, न्यूट्रलाइज करना हर किसी के बस की बात तो होगी नहीं, तो हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं, जिसमें क्या होता है, माइल्ड बेसिस होते हैं, ये बेस जाकर के पेट के एसिड को शांत कर देते हैं। व्हाट इज एन एंटासिड? तो बेसिकली विच इंक्रीजेज द pH ऑफ द स्टमक फ्लूइड्स एज इट इज बेसिक इन नेचर। तो एंटासिड क्या होते हैं, बेसिकली ये बेसिक नेचर होते हैं, मतलब बेसिक होते हैं नेचर में, जो कि pH जो होता है हमारे स्टमक के फ्लूइड्स का उसको इंक्रीज कर देते हैं। भाई एसिडिक गैस्ट्रिक जूस में HCl है तो pH क्या होगा, 2 होगा। जब हम बेस में लाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो pH है वो बढ़ जाएगा। पूरे के पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता है, जैसे कि हम इनो वगैरह लेते हैं ना, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है पेट में, तो क्या करा, इनो पी लिया। इनो क्या है, एक माइल्ड बेस है, इनो कंपनी का नाम है, होता वो माइल्ड बेस ही है। तो माइल्ड बेस क्या करता है, पेट के पूरे नहीं जो एक्सेस एसिड है उसको जाकर के न्यूट्रलाइज कर देता है। तो pH वैल्यू आप बोल सकते हो कि क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है स्टमक फ्लूइड की। फिर इसके बाद में नेम 2 एंटासिड्स, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। कभी कभी अगर इनो ना हो घर में तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को पानी में डाल करके पी जाते हैं। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और इस सेशन में हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल को डिस्कस कर लिया है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल नंबर 2 को करेंगे डिस्कस। तो तब तक आप क्या करेंगे, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। जैसे विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपके पास एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज हो जाते हैं अवेलेबल। अब क्लास 9th वाले हम ऑप्शन पे गए हैं, या क्लास 10th के हम ऑप्शन पे गए हैं, ठीक है ना। तो क्लास 10th के ऑप्शन पे जाने के बाद होगा क्या, क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब जो है ना अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि क्लास 9th के हो रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, ऐसे ही क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स देख सकते हो कन्वीनियंटली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सभी
जो लेक्चर्स है ना वो एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाते हैं। तो आपकी जो हमेशा कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलती नहीं है यूट्यूब पे, चाहे कुछ भी कर लो, मिलती भी है तो उसमें जो सीक्वेंस है वीडियोस का वो इतना गड़बड़ होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा देखना है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो आपको ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होती है। प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।